नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वीके शशिकला होंगी तमिलनाडु की नई मुख्यमंत्री। विधायक दल की नेता निर्वाचित। डीएमके और बीजेपी ने उठाए फैसले पर सवाल। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में धुआंधार रैलियां। प्रधानमंत्री का आरोप, बीजेपी के आंधी से बचने के लिए अखिलेश ने थामा कांग्रेस का हाथ। राहुल गांधी ने कहा, गठबंधन से घबरा गए हैं प्रधानमंत्री। उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। रोजगार देने और पलायन रोकने पर जोर। 10 लाख लोगों को पेंशन और मुफ्त डेटा के साथ स्मार्टफोन का वादा। तीन लाख से ज्यादा की नकदी लेने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें। राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा, जितनी राशि उतना ही देना होगा जुर्माना। 1 अप्रैल से नियम लागू। अफगानिस्तान में हिमस्खलन से 100 से ज्यादा की मौत। काबुल हवाई अड्डे और कई अहम रास्ते बंद। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी हिमस्खलन की चेतावनी। वीके शशिकला तमिलनाडु की नई मुख्यमंत्री होंगी। रविवार को चेन्नई में एआईएडीएमके की बैठक में शशिकला को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस बीच मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। तमिलनाडु में अम्मा के बाद अब वीके शशिकला उर्फ चिन्नम्मा मुख्यमंत्री बनेंगी। 62 साल की शशिकला को पार्टी महासचिव का पदभार संभालने के करीब 1 महीने बाद रविवार को एआईएडीएमके विधायक दल का नेता चुना गया। जानकी रामचंद्रन और जे जयललिता के बाद वो राज्य की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। शशिकला मंगलवार को शपथ ले सकती हैं। No different voices. Everybody stood together, and all of us want Chinnamma to become the chief minister. And Chinnamma will lead the country in a very same way, a typical way what Amma did. चेन्नई में पार्टी विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने शशिकला के नाम का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने पद छोड़ने की पेशकश की और शाम को अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। हालांकि डीएमके ने इसे जनभावना के खिलाफ उठाया गया कदम बताया है। Now, Mrs. Shashikala becoming the Chief Minister of the state of Tamil Nadu, I think it is a very, very sad day for democracy in the state of Tamil Nadu. Nobody expected this will happen. Pannirselvam himself proposed the Shashikala's candidature for the CM post. So, seconded by all MLAs and ministers. So, it is their choice, their selection. So, we can't say anything about that. ये तीसरी बार है जब पनीरसेल्वम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल एआईएडीएमके पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद पार्टी में सत्ता के 2 केंद्रों का विवाद खत्म करना चाहती है। इसी वजह से पार्टी के बाद अब सरकार की कमान भी शशिकला को सौंपी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों की। पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सभी दलों ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नोएडा और शामली में जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की आलोचना की और केंद्र की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। नोटबंदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे काले धन पर नकेल कसने में मदद मिली है। उन्होंने प्रदेश की जनता से बीजेपी को बहुमत देने की अपील की। उत्तर प्रदेश को स्कैम से मुक्त करना है, उत्तर प्रदेश को स्कैम से मुक्त करना है। उत्तर प्रदेश से स्कैम नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश को कमल चाहिए, उत्तर प्रदेश को उज्जवल भविष्य चाहिए, उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को अवसरवादी करार दिया। ये इस
इसलिए इकट्ठे आए हैं कि अगर अलग अलग रहे और मोदी का राज्यसभा में भी बहुमत हो गया तो मोदी ऐसे कानून बनाएगा कि चोर लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, इसका डर है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। शामली जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कैराना से लोगों के पलायन का मुद्दा उठाया, तो नोएडा रैली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की आलोचना की। उत्तर प्रदेश की स्थिति बदलनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, तब जाकर उत्तर प्रदेश की स्थिति बदलेगी। तो भ्रष्टाचारी इकट्ठा होकर भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज कासगंज और फिरोजाबाद में चुनावी रैली करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कानपुर में साझा रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर मेक इन यूपी पर जोर दिया जाएगा। दोनों नेताओं ने स्कैम टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब भी दिया। इस बीच राहुल गांधी आज शामली, मथुरा और अलीगढ़ में और अखिलेश यादव सीतापुर में रैली करने वाले हैं। कानपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साझा रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन से प्रधानमंत्री मोदी घबराकर रोज नया लेबल ला रहे हैं। उन्होंने स्कैम का नया मतलब समझाते हुए प्रधानमंत्री को जवाब भी दिया। एस का मतलब सेवा, सर्विस गरीब लोगों के लिए। सी का मतलब करेज, बहादुरी, सच्चाई बोलने की। ए का मतलब एबिलिटी, वायदे पूरे करने की क्षमता। और एम का मतलब मॉडेस्टी। राहुल ने रोजगार से जुड़े मुद्दे उठाए और कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम तभी सफल माना जाएगा जब उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने मेक इन यूपी पर जोर दिया। 15 मिनट के भाषण में राहुल ने कई बार प्रधानमंत्री की आलोचना की। मोदी जी कोई भी लेवल की बात करें, जैसे बिहार के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से बिहार शब्द नहीं निकला, वैसे यूपी के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से यूपी शब्द नहीं निकलेगा। साझा रैली में अखिलेश यादव ने भी अपने अंदाज में विरोधियों पर प्रहार किया। आपको उत्तर प्रदेश से स्कैम हटाना है, वो तो होना संभव नहीं है। कम से कम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो यहां रुकेगी, टिकेगी अभी, लेकिन हमें भी स्कैम देश से हटाना है। सेव द कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी, ये हमारा भी स्कैम का नाम है। इससे पहले राहुल गांधी ने सहारनपुर में और अखिलेश यादव ने उन्नाव में रैली को संबोधित किया। उन्नाव में अखिलेश यादव ने कहा कि साइकिल बच गई तो अब सरकार भी बच जाएगी। तो सहारनपुर रैली में राहुल गांधी ने कहा कि ये गठबंधन यूपी के भविष्य का आईना है और उनकी लड़ाई देश को बांटने वाली शक्तियों के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड के सितारगंज में बीएसपी प्रमुख मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। मायावती ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि साफ छवि वाले और जनता का ध्यान रखने वाले लोग हों। दलितों के आरक्षण पर मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, इस विशेष वर्ग के लिए इन दोनों दलों ने कुछ नहीं किया। प्रयासों के कारण भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं या अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें अब यह एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व इन्हें धीरे धीरे खत्म करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने रविवार को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। भाटिया ने ट्विटर पर जानकारी दी कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सिद्धांतों से समझौता करने की वजह से वो बेचैन महसूस कर रहे हैं। ये ऐसा निर्णय है जो कतई आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत सोच समझ के ये निर्णय मैंने लिया है। अपने शुभचिंतकों से बात करके
अधिवक्ता भाइयों से बात करके जो प्रदेश भर से आए थे, ये निर्णय मैंने लिया है। और ये जरूर कहूंगा कि सिद्धांतों से समझौता करके अगर कार्य करना पड़े तो व्यक्ति को कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे पद रहे या ना रहे। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पलायन रोकने, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कई लोक लुभावन वादे किए हैं। संकल्प पत्र के नाम से जारी इस घोषणा पत्र में पलायन वाले क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने पर खासा जोर दिया गया है। घोषणा पत्र का जो सार तत्व है वो ये है कि अमल, इसके प्रत्येक बिंदु जो है, जिस तरीके से एक चेन होती है, कड़ी होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई जो है, ये एक कड़ी है, श्रृंखला है। एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीजों से तीसरी चीज, ये नकल नहीं है जो भाजपा ने जो है हमारे किए हुए कार्यों को नकल करके अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, आपदा के खिलाफ लड़ाई के लिए हर एक गाँव में 5 आपदा मित्र बनाए जाने की बात, 2018 तक हर गांव में बिजली, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, 5 सालों में पर्यटकों की संख्या 3 गुना करने, युवाओं को स्मार्टफोन और 1 साल तक फ्री डेटा देने, पूर्व सैनिकों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने, हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार देने, पलायन रोकने का वादा करने के साथ नए जिले बनाने का वायदा शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में मदरसा एजुकेशन को मॉडर्न बनाने में मदद देने की बात भी कही गई है। कांग्रेस के संकल्प पत्र में अगले 5 साल में महिला आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य को एक रोल मॉडल बनाने की बात कही गई है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठे वादों का पुलिंदा बताया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस उनकी नकल कर रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास ना कोई दृष्टिकोण है, ना कोई उनके पास योजना है, ना विकास का कोई रोड मैप है। वो दाएं बाएं से नकल करके अपना काम चलाते हैं। राज्य की सभी 70 सीटों पर 15 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले 10 और नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। प्रदेश पार्टी महामंत्री नरेश बंसल ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। निष्कासित होने वाले नेताओं में मुरारी लाल भट्ट, सत्य सिंह राणा, महेश पवार प्रमुख हैं। अब तक कुल 33 नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित हो चुके हैं। केंद्र सरकार 3 तलाक पर पाबंदी को लेकर विधानसभा चुनाव के बाद बड़ा कदम उठा सकती है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये बात गाजियाबाद में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से इस विवादास्पद मसले पर अपना रुख साफ करने को कहा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी नारी सम्मान और नारी गरिमा के लिए संकल्पबद्ध है और 3 तलाक जैसी कुप्रथा नारी सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिम महिलाओं से रायशुमारी करके प्रदेश सरकार की ओर से उनका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। एक अप्रैल से 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेने पर 100% जुर्माना लगेगा। सरकार ने फैसला काले धन पर लगाम लगाने के लिए किया है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने पीटीआई से बातचीत में कल बताया कि आम बजट 2017-18 में 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन पर रोक लगाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति 3 लाख से ज्यादा की जितनी राशि नकद मिलेगा उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा। अगर 4 लाख रुपए कैश लिए जाते हैं तो 4 लाख रुपए का ही जुर्माना देना होगा। इसी तरह 50 लाख रुपए नकद लेने पर जुर्माना राशि 50 लाख रुपए ही होगी। हसमुख अधिया ने कहा कि नोटबंदी के बाद खातों में काला धन आया है, इसलिए भविष्य में इसे रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी बड़े नकद लेन देन पर निगाह रखेगी, साथ ही नकदी के जरिए संदिग्ध उपभोग के रास्तों को भी रोकेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा से जुड़ी प्रवेश परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की गठन का फैसला किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल कहा कि ये एजेंसी शुरुआत में आईआईटी, एनआईटी और विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करेगी। इसके बाद माध्यमिक स्कूल की परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी भी इस एजेंसी को दी जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सीबीएसई का मुख्य काम शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना है, लेकिन वो कई तरह की परीक्षाएं आयोजित करने में लगा रहता है।
उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान पूरी तरह से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को पेश किए गए 2017-18 के आम बजट प्रस्तावों में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के गठन का प्रस्ताव किया था। स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने के फैसले के विरोध के बाद नागालैंड की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है। इस ज्ञापन में संविधान की 9वीं अनुसूची में स्थानीय निकायों में आरक्षण के प्रावधान को लेकर राज्य को इससे छूट देने की अपील की जाएगी। स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के फैसले का आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। आदिवासी संगठनों ने विरोध में अनिश्चितकालीन बंद बुलाया था, जिसमें हिंसा भी हुई थी और इसके बाद राज्य सरकार ने कदम उठाने का फैसला किया है। इस बीच राज्य में हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। रविवार को आदिवासी संगठनों ने दीमापुर समेत कई शहरों में बंद में छूट दी, जिसके बाद सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ गई। खबरें जारी है, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने नोएडा में 3,700 करोड़ की ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को जानकारी सौंप दी है। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी अनुभव मित्तल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जरूरत पड़ने पर यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स आयकर विभाग के साथ मिलकर छापेमारी भी करेगी। टास्क फोर्स के मुताबिक इस मामले में देश के अलग अलग शहरों में करीब 4500 शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। अनुभव मित्तल 4 कंपनियों के जरिए निवेशकों से आए पैसे की हेराफेरी करता था। इस दौरान उसने करीब 7 लाख लोगों से ठगी की। मित्तल की कंपनियों पर गूगल और फेसबुक लाइक करने के बदले पैसे देने का आरोप है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बिछी बर्फ की चादर लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी से घाटी का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। लोगों को खाने पीने और बिजली के अलावा जरूरी सामान की भी दिक्कत हो रही है। वहीं 2 दिन से हो रही बारिश के बाद उधमपुर में हुए भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। अधिकारियों के मुताबिक उधमपुर में 1500 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं। राहत का काम जारी है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। पावर भी नहीं है, सप्लाई भी, नेशनल हाईवे बंद हो गया, इसके आने जाने का रास्ता भी प्रॉब्लम होता है। इस वक्त यहाँ सब्जी नहीं मिल रही है और कुछ नहीं मिल रही है, बहुत प्रॉब्लम है। इससे भी बहुत दिक्कतें हो रही है, रास्ता बिल्कुल 2 तरफा बंद है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत महंगाई हो रही है। अफगानिस्तान में भारी बर्फबारी के चलते कई इलाकों में हुए हिमस्खलन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 3 दिन से हो रही भारी बर्फबारी से कई मकान तबाह हो गए, सड़कें भी बंद हैं। प्राकृतिक आपदा मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद उमर मोहम्मदी ने बताया कि 2 गांव ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा मौतें नूरिस्तान प्रांत में हुई हैं, जहां एक ही गांव में 50 लोगों की मौत हो गई। वहीं बचाव दल दूसरे गांव में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हिमस्खलन के बाद रास्ते पूरी तरह से जाम होने से राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के उत्तरी इलाके में भी हुए हिमस्खलन में 13 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोगों की अब भी बर्फबारी में फंसे होने की आशंका है। 7 देशों पर वीजा प्रतिबंध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संघीय अदालत के जज आमने सामने आ गए हैं। रविवार को प्रतिबंध कायम रखने की अपील खारिज होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायपालिका अमेरिका को खतरे में डाल रही है। ट्रंप ने कहा कि इससे अमेरिका में आतंकियों के प्रवेश का रास्ता खुलेगा। वहीं कोर्ट ने प्रतिबंध को चुनौती के देने वाले राज्यों की दलील रखने के लिए
सोमवार तक का वक्त दिया है। इस बीच कोर्ट के आदेश के तहत अलग अलग शहरों में यात्री आने शुरू हो गए हैं। तुर्की के आतंकवाद विरोधी बल ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के 440 संदिग्ध सदस्यों को हिरासत में लिया है। इनमें बड़ी तादाद में विदेशी नागरिक शामिल हैं। कई संदिग्धों को सीरिया की सीमा से लगे गाजियान्टेप से हिरासत में लिया गया है। तुर्की के समाचार एजेंसी अनाडोलू के मुताबिक सबसे बड़ा अभियान दक्षिण पूर्व प्रांत सांवली उर्फा में चलाया गया, जहां पुलिस ने 100 से ज्यादा संदिग्धों को कब्जे में लिया है। संदिग्धों के पास इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों से जुड़ी सामग्री भी बरामद की गई है। पिछले साल कई आतंकी हमलों का सामना करने वाले तुर्की ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों को और तेज कर दिया है। हाल ही में इस्लामिक स्टेट ने तुर्की में अपनी कई टुकड़ियां मौजूद होने की बात कही थी। बात खेलों की। भारत ने डेविस कप एशिया ओशिनिया ग्रुप के पहले दौर में न्यूजीलैंड पर 4-1 की जीत दर्ज कर ली है। इस जीत के साथ भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुणे में कल पहले रिवर्स सिंगल्स मैच में रामकुमार रामनाथन ने फिन टर्नी को हराया, जबकि दूसरे रिवर्स सिंगल में यूकी भामरी ने जो स्टेथम को 7-5, 3-6, 6-4 से मात दी। यूकी भामरी और रामकुमार रामनाथन अपने सभी चारों एकल मुकाबले जीतने में कामयाब रहे, लेकिन लिएंडर पेस और विष्णुवर्धन की जोड़ी को डबल्स में हार का सामना करना पड़ा। डेविस कप के दूसरे दौर में अप्रैल में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। और अब बात एक नए आविष्कार की। भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक दल ने विशेष सौर कूलर का निर्माण किया है। ठंडा करने वाली ये तकनीक मुख्य रूप से कम ग्रेड वाली थर्मल ऊर्जा पर आधारित है, जिसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं होता है। जब हम नवीकृत और हरित ऊर्जा की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले जिस ऊर्जा का ख्याल आता है वो है सौर ऊर्जा। और जब सौर ऊर्जा की बात की जाती है तो दिमाग में सबसे पहले पनपती है विद्युतीकरण और गर्मी की व्यवस्था। लेकिन सौर ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ रोशनी करने और गर्मी की व्यवस्था करने के लिए ही नहीं, बल्कि ठंड पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से ऐसा ही विशेष सौर कूलर विकसित किया है भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक प्रदीप दत्ता और उनके दल ने। ठंडा करने वाली ये तकनीक मुख्य रूप से कम ग्रेड वाली थर्मल ऊर्जा पर आधारित है, जिसमें बिजली का उपयोग नहीं होता। इस तकनीक को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने सिलिका जेल और पानी को सोखने वाली प्रणाली का इस्तेमाल किया है। Here the idea is how to use natural resources like renewable energy such as solar collected heat to use for cooling. So we are not only saving electricity, but we are using something which is just naturally available. So from a sustainability point of view, this is a wonderful idea of using solar heat to do the cooling. ये सोलर कूलर खारे पानी के वाष्पीकरण के जरिए 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ठंडा कर सकता है। ठंड पैदा करने के लिए वाष्प को कई बार ऊष्मीय दबाव से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया के लिए आमतौर पर बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शोधकर्ताओं ने सिलिका जेल और जल शोषण की जो व्यवस्था विकसित की है वो 75 से 85 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी काम कर सकती है। ऊष्मीय दबाव के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए सोलर कलेक्टर से प्रवाहित किए गए गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में इस्तेमाल के लिए विशाल संयंत्र के साथ साथ घर की छत पर इस्तेमाल के लिए भी संयंत्र विकसित किया है। कम लागत और कम ऊर्जा से इस्तेमाल होने वाली सौर कूलिंग व्यवस्था खासकर ग्रामीण इलाकों की जरूरतों को पूरा करने में कारगर है, जहां थोड़े समय के लिए कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने और दवाओं के लिए ठंडे तापमान की जरूरत पड़ती है। कम लागत से तैयार होने वाले डिजाइन और असरदार कामकाज को देखकर शोधकर्ताओं को भरोसा है कि भविष्य में किसी उद्योग के साथ सहयोग कर इसका वाणिज्यिक इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। और बात खास शख्सियत की, जाने माने मशहूर कवि और गीतकार कवि प्रदीप की आज जयंती है।
आज ही के दिन 1950 को मध्य प्रदेश में जन्मे प्रदीप ने ऐ मेरे वतन के लोगों और चल चल रे नौजवान जैसे बेहतरीन गीत लिखे। प्रदीप को पहचान 1940 में रिलीज हुई फिल्म बंधन से मिली। 1943 में किस्मत फिल्म का गीत दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है बहुत मशहूर हुआ। इस गीत के बाद ब्रिटिश सरकार ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश तक दे दिया था। प्रदीप ने 71 फिल्मों के लिए 1700 गीत लिखे। 1998 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया और इसी साल 11 दिसंबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ कवि प्रदीप से जुड़ी राज्यसभा टीवी की खास पेशकश आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कार्यक्रम उनकी नजर उनका शहर में। स्वभाव 105 वर्ष की उम्र है। 125। अरे मैं तो 50,000 बरस की हूँ। महान राजनेता खान अब्दुल गफ्फार खान की भी आज जयंती है। 6 फरवरी 1890 को पेशावर में जन्मे गफ्फार खान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। दृढ़ स्वभाव वाले व्यक्तित्व की वजह से उन्हें सीमांत गांधी, बादशाह खान और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। 1919 में हुए आंदोलन के दौरान गफ्फार खान की गांधी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 1987 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। 20 जनवरी 1988 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस। पीके शशिकला होंगी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता निर्वाचित। डीएमके और बीजेपी ने उठाए फैसले पर सवाल। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में धुआंधार रैलियां, प्रधानमंत्री का आरोप बीजेपी की आंधी से बचने के लिए अखिलेश ने थामा कांग्रेस का हाथ। राहुल गांधी ने कहा गठबंधन से घबरा गए हैं प्रधानमंत्री। उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, रोजगार देने और पलायन रोकने पर जोर। 10 लाख लोगों को पेंशन और मुफ्त डेटा के साथ स्मार्टफोन का वादा। तीन लाख से ज्यादा की नकदी लेने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा जितनी राशि उतना ही देना होगा जुर्माना। 1 अप्रैल से नियम लागू। अफगानिस्तान में हिमस्खलन से 100 से ज्यादा की मौत। काबुल हवाई अड्डे और कई अहम रास्ते बंद। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी हिमस्खलन की चेतावनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2017।